हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोगों ने यूनिट 6 और 7 एंड 8 को देखा होगा। उसे देखिए अच्छे से और रिव्यू करिए, है ना, कमेंट करिए। आप लोगों के पेपर आ रहे हैं और वीडियोस बन रही हैं, तो इन वीडियोस को देखिए। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए यूनिट 5 जो कि बेस्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स पे। इस यूनिट को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, मतलब द बुक ऑफ एनसीईआरटी हैज़ डिवाइडेड दिस एंटायर यूनिट इनटू 2 चैप्टर्स। तो हम इस पे 2 वीडियोस बनाएंगे। आज की जो वीडियो है वो चैप्टर 5A पे है, विच इज़ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, एंड द सेकंड वीडियो विल बी ऑन ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जिसमें हम क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ की बात करेंगे। तो ह्यूमन राइट्स इन इंडिया की जब हम बात करते हैं, इस पूरी यूनिट की जब हम बात करते हैं, तो देखिए दिस यूनिट विल बी ऑफ 10 मार्क्स। तो यानी कि आपको समझना है कि 5-5 मार्क्स दोनों चैप्टर्स में से आ सकते हैं, या ओवरऑल एक ही यूनिट में से पूरा 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरीके से डिवीजन करना है। वैसे ज़्यादातर 5-5 मार्क्स दोनों चैप्टर में रहेंगे। तो बहुत डिटेल में हम चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर कंपैरेटिवली ईजी है और बाकी जितने भी लीगल के चैप्टर्स हैं उनसे काफ़ी इजी है और छोटा भी है, तो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द चीज़ें ऐसी हैं जो आपने पहले से पढ़ रखी हैं सिंस द चाइल्डहुड। आप पढ़ते हुए आ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स वगैरह के बारे में, डायरेक्ट प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी के बारे में, तो आपको उतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। बस चीज़ों को मेमोराइज करना है, अच्छे से लर्न करना है और इफेक्टिवली लिख के आना है। जब हम बात करते हैं टॉपिक्स की चैप्टर की, तो ये चैप्टर 2 मेन टॉपिक्स में डिवाइडेड है, ए और बी पार्ट में। ए पार्ट के अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, जिसमें हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे ह्यूमन राइट्स का। हाउ डिड द स्टोरी ऑफ द ह्यूमन राइट्स बिगिन, व्हाट इज आर राइट, व्हाट आर ह्यूमन राइट्स, डिफरेंस दोनों का समझने की कोशिश करेंगे कि नॉर्मल राइट में और ह्यूमन राइट्स में क्या डिफरेंस है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, एंड व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, एंड अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनको हम SDGs बोलते हैं, उनका ह्यूमन राइट्स के साथ क्या रिलेशन है, कैसे दे आर अलाइन विद द ह्यूमन राइट्स, उसके बारे में बात करेंगे। फिर जो सेकेंड पार्ट है चैप्टर का, इट इज़ अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क ऑन ह्यूमन राइट्स एंड रिलेटेड लॉज इन इंडिया, उस पर हम लोग बात करेंगे। मतलब पूरी तरीके से समझेंगे कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ह्यूमन राइट्स का क्या, कैसे इंक्लूजन है, कैसे ह्यूमन राइट्स को उसमें इंक्लूड किया गया है। तो प्रियम्बल, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि पार्ट 3 में दिए गए हैं, आर्टिकल 12 to 35 के बीच में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, जो कि पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 to 51 के बीच में। एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि पार्ट 4A में है, आर्टिकल 51 सबसेक्शन A में। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर है हमारा, इजी सा चैप्टर है, आपको समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा फोकस करिए और समझने की कोशिश करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की। बेसिकली बात करते हैं पहले ह्यूमन राइट्स की, कि व्हाट आर ह्यूमन राइट्स और क्यों ज़रूरी है ह्यूमन राइट्स का होना ह्यूमंस का। जैसा कि आप जानते हैं कि वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, एंड आज की डेट में व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट लाइक दैट वी आर ह्यूमन। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि वी आर ह्यूमन एंड वी शुड बी ट्रीटेड वेल, है ना। हमें क्या चाहिए, हमें वेल बींग चाहिए अपना। वी वॉन्ट रिस्पेक्ट फ्रॉम ईच अदर, वी वॉन्ट टू रिस्पेक्ट ईच अदर, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, कोई भी जेंडर हो, कोई भी कास्ट का पर्सन हो। व्हाट दे वांट फ्रॉम ईच अदर, दैट इज़ द रिस्पेक्ट, जिसको हम ह्यूमन डिग्निटी कहते हैं। कि भाई आज की डेट में लोग किसके बारे में बात करते हैं, ह्यूमन डिग्निटी के बारे में बात करते हैं। और कैसे हम किसी को ह्यूमन डिग्निटी दे सकते हैं, कैसे हम उसको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, कैसे उसकी वेलबींग को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, बाय ट्रीटिंग हिम एज अ ह्यूमन। एंड दैट्स वाई व्हाट इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस नाउ इज दैट इज ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की जा रही है। बेसिकली राइट्स क्या होते हैं, बेसिकली राइट्स होते हैं एंटाइटलमेंट और द क्लेम्स, जो कि हमें जनरली स्टेट से मिलते हैं। हमारी जो गवर्नमेंट होती है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो जनरली हमें वो राइट्स देता है, हम उनको क्लेम करते हैं। बेसिकली दे आर फेयर वन। जबकि ह्यूमन राइट्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टू लिव इन अ सोसाइटी। ह्यूमन राइट्स आर समवेयर समहाउ बियॉन्ड व्हाट द नॉर्मल राइट्स गिवन बाय द स्टेट टू अस, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये वैल्यूज़ को इनरिच करते हैं। ह्यूमन राइट्स बेसिकली इंश्योर करते हैं
एक जस्ट सोसाइटी, मतलब ऐसी सोसाइटी जिसमें सब इक्वल हो, फेयरनेस एंड इक्वालिटी की बात करते हैं। तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, फेयर, जस्ट एंड इक्वल सोसाइटी की बात करता है ह्यूमन राइट्स। तो ओवरऑल जब हम बात करते हैं मतलब ह्यूमन राइट्स की, तो हिस्टोरिकली वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जितने भी राइट्स हमें मिले हुए हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हों, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जिनको हम बोलते हैं, वो सारे बेसिकली बनाए क्यों हुए हैं, उनके पीछे लॉजिक क्या है उनको बनाने का। तो उनके पीछे लॉजिक है टू इंश्योर द ह्यूमन राइट्स, ताकि जितने भी ह्यूमंस हमारे यहाँ रह रहे हैं उनकी डिग्निटी बढ़े, उनकी वेलबींग बढ़े, वो एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट के साथ रह सके। दैट इज समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट। हाउ डिड द स्टोरी ऑफ द ह्यूमन राइट्स बिगिन? तो इसकी कहानी जो है वो बहुत पुरानी है। 539 BC में देयर वाज अ रूलर कॉल्ड एज द साइरस द ग्रेट, जो थे उन्होंने कॉन्कर्ड किया था बेबीलोन को, है ना। ही कॉन्कर्ड द बेबीलोन, एंड व्हेन ही कॉन्कर्ड द बेबीलोन ही डिड समथिंग अनएक्सपेक्टेड, जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था। मतलब उससे पहले ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कोई किंग कर सकता है कि जब वो किसी दूसरे एरिया को कॉन्कर्ड कर रहा है तो जनरली वहाँ के मेल्स मेंबर्स को मार दिया जाता था, वहाँ की फीमेल्स को स्लेव बना लिया जाता था। बट द साइरस द ग्रेट डिड नथिंग। उसने वहाँ उस बेबीलोन को कॉन्कर्ड किया और उसके बाद वहाँ के सारे स्लेव्स को फ्री कर दिया। और उसने ये भी अपने टाइम पीरियड में डिक्लेयर किया दैट पीपल कैन चूज देयर ओन रिलीजन। तो दैट इज समथिंग फ्रॉम वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। के मतलब फर्स्ट जो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन किसको माना जाता है, तो एक क्ले टैबलेट जो साइरस ने लिखी थी, बनवाई थी, जिसमें उसने लिखा था कि भाई कैसे हम एक दूसरे को ट्रीट करेंगे, कैसे एक किंग दूसरे किंग को ट्रीट करेगा, वहाँ के लोगों को ट्रीट करेगा। तो वो इंपॉर्टेंट माना गया। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द होल वर्ल्ड। तो ऑफ कोर्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एट्रोसिटीज़ को देखते हुए जो भी कुछ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ, उसके बाद दिसंबर 1948 में ऑफकोर्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज डन, जिसको हम UDHR बोलते हैं, जिसने पूरे वर्ल्ड में जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट्स हैं, उन सबको ये बोला कि भाई हमें क्या करना चाहिए, हमें इस तरीके के राइट्स बनाने चाहिए जो कि किस पे बेस्ड हो, जो कि बेस्ड हो पीस, जस्टिस एंड फ्रीडम पे। मतलब टू ब्रिंग दी पीस, जस्टिस एंड फ्रीडम इन द वर्ल्ड, we need to bring some solid changes in the constitutions of the world in the different countries, जिससे कि more stress किसको दिया जा सके, human rights को दिया जा सके, and that it should be universal, मतलब ये सब जगह एक जैसा होना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा आपको कि that human rights are something which are there for the humans, human की well-being को ध्यान में रखते हुए, humans की dignity को increase करने के लिए जो rights बनाए गए हैं, जो entitlements दी गई हैं, वो human rights कहलाते हैं। बेसिकली दे आर गिवन अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। हर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही ये राइट्स दिए गए हैं। ह्यूमन राइट्स का सबसे पहले जो हमें मेंशन मिलता है वो कहाँ मिलता है, बेबीलोन में मिलता है। साइरस द ग्रेट ने जब बेबीलोन कैप्चर किया था 539, उस वहाँ से मिलता है। उसने ऐसा क्या किया था जिससे ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, उसने उसने स्लेव्स को बिल्कुल फ्री कर दिया था। और क्या चीज़ को हम फर्स्ट ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन मानते हैं, द साइरस सिलेंडर को। द साइरस सिलेंडर जो कि एक टैबलेट है, एक क्ले टैबलेट है, उसको हम लोग ऐसा मानते हैं कि वो फर्स्ट क्या है डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स का। वर्ल्ड के अंदर ऑथेंटिक जो डिक्लेरेशन है वो क्या है, UDHR, दैट इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को माना जाता है, जो कि 1948 में था। आगे बात करते हैं व्हाट इज अ राइट, समझने की कोशिश करते हैं कि भाई राइट्स क्या होते हैं। तो ऑफकोर्स राइट्स आर द मोरल इंटाइटलमेंट, जस्टिफाइड क्लेम्स होते हैं ये, है ना। बेसिकली इंश्योर करते हैं जो रीजनेबल प्रिविलेजेस हमें दी जाती हैं, ठीक है, टू हैव समथिंग, टू डू समथिंग, की जब हमें परमिशन मिलती है कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना, एक्सेप्टेड बाय है ना सोसाइटी एंड अफर्म्ड बाय द स्टेट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई कब कोई चीज़ राइट बनती है कि भाई जब मैं कुछ करना चाहता हूँ और उसको सोसाइटी मुझे करने की परमिशन दे और लॉ उस बात को जस्टिफाइड करे कि हाँ भाई जो भी कुछ मैं करना चाह रहा हूँ या जो भी कुछ मैं लेना चाह रहा हूँ, वट एवर आई एम विशिंग, तो वो लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, अलाउड है। कोई भी ऐसी चीज़ अगर मैं मांग रहा हूँ जो लॉ के अकॉर्डिंग अलाउड नहीं है तो ऑफकोर्स वो मुझे नहीं मिलेगी। फिर बात करते हैं हम व्हाट आर ह्यूमन राइट्स। तो उसका लोगो भी आपको बुक में मिल जाएगा, एक बर्ड के जैसा, ब्लू बर्ड के जैसा लोगो उसका डिसाइड किया गया है। कैसे राइट्स होते हैं, यूनिवर्सल हैं,
इनएलिनेबल हैं, इनको कभी भी हटाया नहीं जा सकता, हर जगह ये एप्लीकेबल होते हैं, एंजॉयड बाय ऑल रिस्पेक्टिव के आपकी कास्ट क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपको एज अ सेल्फ रिस्पेक्ट दी जाएगी, आपको ह्यूमन आपकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा, है ना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट ग्रांटेड बाय एनी स्टेट होते हैं, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, मेंशन नहीं है किसी गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि हम अपने सिटीजन्स को ह्यूमन राइट्स दे रहे हैं। जो भी राइट्स हमें हमारी गवर्नमेंट से मिलते हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हो, या कुछ भी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिया हुआ है, वो बेसिकली अलाइंड होता है विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स, मोस्टली इंक्लूडेड इन दी फंडामेंटल राइट्स जो है हर कंट्री में, अमेरिका में है, इंडिया में है, उनमें वो क्यों बनाए गए हैं, ताकि हम इफेक्टिव कर सकें ह्यूमन राइट्स को। जैसे कि मैंने बताया कि ह्यूमन राइट्स कैसे होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, इनएलिनेबल होते हैं, बट एक्सेप्ट सम स्पेसिफिक सिचुएशन। मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी सिचुएशन में गवर्नमेंट आपकी कंट्री की अकॉर्डिंग टू कोर्ट ऑफ लॉ आपको वो राइट्स देने से मना कर दे, मतलब कि लिबर्टी आपकी जो है, फ्रीडम जो है आपकी, वो आपको रोक दे। मतलब अगर आपने किसी का मर्डर किया है और उसके बाद भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको ह्यूमन राइट्स मिलेंगे, तो ऑफकोर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने लॉ फॉलो नहीं करा, तो आपको भी रोका जाएगा, फिर आपके राइट्स हैम्पर किए जाएंगे। तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल पनिशमेंट उसी के अंदर आता है कि भाई कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है लोगों को, और उसके लिए मतलब कोई भी उसमें आर्ग्यूमेंट ह्यूमन राइट्स का नहीं ट्रीट लिया जाता। तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट आर ह्यूमन राइट्स। ये बेसिक राइट्स हैं जो ऑलमोस्ट सभी इंजॉय करते हैं। आ रही बात समझ में। फिर बात करते हैं हम लोग कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स क्या है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, जैसा कि मैंने बताया, कब से ये स्टार्ट हुआ, इसके ऊपर बात होना कब से स्टार्ट हुई, 1948 से यूएन हैज़ पास द यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वहाँ से इसको एक फेस मिला, है ना। ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूएन, जो कि आज 193 है, एक्सेप्टेड एंड कमिटेड टू रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट, है ना, द बेसिक राइट्स ऑफ द पीपल। और किस पे बेस्ड है ह्यूमन राइट्स? प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सैलिटी पे। यूनिवर्सैलिटी मतलब कि आज की डेट में वर्ल्ड में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं होगी जो अपने सिटीजन्स को ह्यूमन राइट्स ना दे। मतलब दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट हर कंट्री अपने यहाँ राइट्स देती है, और अगर कोई कंट्री ऐसी है जो अपने ह्यूमंस को राइट्स नहीं दे रही है, उनको रॉन्गली ट्रीट कर रही है, तो हमने लास्ट वाली यूनिट में पढ़ा था, है ना, ऑर्गेमस का प्रिंसिपल, कि फिर कोई दूसरी कंट्री वहाँ पे जाके उस कंट्री के ह्यूमंस को सेव कर सकती है, दैट इज़ अलाउड। तो ये समझना है कि भाई ह्यूमन राइट्स देना, अपने ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना, उनको डिग्निटी देना, रिस्पेक्ट देना, आज एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो हर किसी को क्या करना है, फॉलो करना है। तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बात करते हैं हम कि व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स। That is very important. Enforceable in the law, in the court of law. That is very important कि भाई फंडामेंटल राइट्स क्या है। ये वो राइट्स हैं जो स्पेसिफिक होते हैं टू द कंट्री। ह्यूमन राइट्स क्या है भाई? दे आर यूनिवर्सल, हर जगह एक जैसे होंगे, लेकिन फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे? स्पेसिफिक टू द कंट्री के। हर कंट्री ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो राइट्स लिखे हुए हैं अपने लोगों को देने के लिए, वो हो जाएंगे फंडामेंटल राइट्स। तो डिफरेंस भी आएगा पेपर में कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द फंडामेंटल राइट्स एंड द ह्यूमन राइट्स। तो आपको डिटेल में समझाना है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर कंट्री होंगे, जबकि ह्यूमन राइट्स वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होते हैं, ये सब जगह एक जैसे ही होते हैं। अब कैसे आपकी कंट्री उनको इम्प्लीमेंट करेगी वो डिपेंड करेगा आपकी कंट्री के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में आप क्या क्या चीज़ें ऐसी देना चाहते हो जिससे कि लोगों को वो चीज़ मिले, है ना। बोथ आर इम्पॉर्टेंट, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट्स, क्योंकि ये, है ना, बोथ आर इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट अ बेटर एनवायरमेंट for people to help them preserve their dignity. That is very important. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ ह्यूमन राइट्स दें और बोल देंगे फंडामेंटल राइट्स नहीं दे रहे। अगर हम केवल ह्यूमन राइट्स दे रहे हैं तो उनका लॉ के थ्रू इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होगी। लॉ के थ्रू इन्फोर्सिबिलिटी कब होगी? जब वो राइट्स किस में लिखे गए हैं? आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, और उनको प्रोटेक्ट कर रहा है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और है ना। फर्स्ट देयर विल बी ह्यूमन राइट्स, जिनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने लॉ में कुछ स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे, जिनको हम लोग फंडामेंटल राइट्स बोलेंगे। तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बात आ जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, है ना, जिनको हम SDGs बोलते हैं, और कैसे वो ह्यूमन राइट्स से लिंक्ड है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो SDGs एंड द ह्यूमन राइट्स आर प्योरली इंटरलिंक्ड। जो
90% ऑफ हमारे जो SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो प्योरली बेस्ड है किसके ऊपर, ह्यूमन राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के ऊपर। जैसे SDGs किसके बारे में बात करते हैं, वो बात करते हैं नो पॉवर्टी की, जेंडर इक्वालिटी की एंड जीरो हंगर की। तो ये अगर हम 3 बेसिक उठा लें तो ये पूरी तरीके से ह्यूमन राइट्स को डिफाइन कर रहे हैं कि भाई ह्यूमन राइट्स भी इसी चीज़ की बात करते हैं। ह्यूमन राइट्स बात करते हैं कि लोगों को अच्छी लाइफ मिले, इनकम हो, दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। तो सीधी सिंपल सी बात है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कुछ अलग नहीं है, वो ह्यूमन राइट्स को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सिस्टमैटिक स्टेप है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कवर होता है जिसमें हमने व्हाट आर ह्यूमन राइट्स, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स, व्हाट इज द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, है ना, व्हाट इज द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द ह्यूमन राइट्स के बारे में हम बात करी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क ऑन दी ह्यूमन राइट्स की एंड रिलेटेड लॉज की, कि इंडिया में किस तरीके से ह्यूमन राइट्स को हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, क्या है ना, कहाँ से हमने उनको लिया है और कैसे उनको हमने पूरी तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रूटेड किया है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया के अंदर जो ह्यूमन राइट्स है, ऑफकोर्स दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द USA और साउथ अफ्रीका, है ना, मतलब बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर द वेरी वेल नोन कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने अपने इफेक्टिवली ह्यूमन राइट्स को प्लेस किया है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कैसे हमने ह्यूमन राइट्स को इंक्लूड किया है, तो दैट इज़ इन द 4 ways। फर्स्ट इज इन आवर प्रियम्बल, सेकंड इज इन पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट्स का है, पार्ट 4 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का है, एंड पार्ट 4 A जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का है। ये चारों मिलके पूरी तरीके से वर्ल्ड के इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया के अंदर। तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन it comes to the preamble, of course we know that the preamble is something very important. It is the first paragraph, first stanza of the Indian Constitution, and basically what it do, it tells us the entire aim and objective of our Indian Constitution and also tells us the guiding principles on which our Constitution is based। मतलब कि हमारा Constitution पूरी तरीके से ह्यूमन राइट्स को डिफाइन करता है। ये बात हमें कहाँ से पता चल जाती है, हमें प्रियम्बल पढ़ के ही पता चल जाती है। और व्हाट इज द स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ द प्रियम्बल, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। ऑफकोर्स आफ्टर 1973 थ्योरी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, इट कैन नॉट बी अमेंडेड। तो ये समझने वाली बात है कि प्रियम्बल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो ह्यूमन राइट्स को पूरी तरीके से जस्टिफाइड करता है इंडिया के अंदर, के इंडिया में हमने ह्यूमन राइट्स को इनकलकेट कर रखा है, हमारे एम, हमारा ऑब्जेक्टिव वो डिफाइन कर देता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन ऑफ कोर्स द वेरी वेल नोन टॉपिक दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, तो उसको हमें याद करना है। Part 3 of the Constitution is totally given for this purpose only, fundamental rights जो है ना, which contains the article 12 to 35। in total there are 6 fundamental rights, हम सबको पता है और अच्छे से हमें आज याद हो जाएंगे कि कौन से 6 fundamental rights हैं और कहाँ से कहाँ तक वो दिए गए हैं। पहला ऑफ कोर्स राइट टू इक्वालिटी है जो कि आर्टिकल 14 to 18 के बीच में है। देन राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 and 24 are right to freedom of religion, article 25 to 28, cultural and educational right, that is from article 29 and 30, and the right to constitutional remedies जो कि article 32 की बात करता है ना। तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ सैलिएंट फीचर्स भी हमको समझने पड़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के, है ना। द फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय द हायर कोर्ट्स इन इंडिया। पता ही है आपको, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों ही इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें हम आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 232 की बात करेंगे, 226 की बात करेंगे, कैसे हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स द राइट टू द एग्रीड वंस हुज fundamental rights have been violated or denied to the petition the Supreme Court for the enforcement of fundamental rights. Article 13 elevates the authority of the fundamental rights. It ensures that the state or the other competent authority do not make laws including ordinance। तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आपको मिलेंगी, कुछ सैलिएंट फीचर्स। मतलब कुल मिला के फंडामेंटल राइट्स जो है वो इंडिया की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट को डिफाइन करते हैं, कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम एनी इंडिविजुअल।
ऑन whom it is एप्लीकेबल। तो व्हाट इज स्टेट, वो हमें समझना है। आर्टिकल 12 को हमें समझना है कि भाई हमारी कंट्री की गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया है ना, एंड द गवर्नमेंट ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट एंड ऑल द लोकल और द अदर अथॉरिटीज़ मिलके क्या बनाती हैं, स्टेट बनाती हैं, इंडियन टेरिटरी बनाती हैं, और उस इंडियन टेरिटरी के लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब हम एक एक करके बात करेंगे हर राइट की। राइट टू इक्वालिटी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू दी 5 सब आर्टिकल्स, दैट इज आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। आर्टिकल 14 स्पेसिफाई द इक्वालिटी कॉन्सेप्ट के लोगों को इक्वालिटी मिलनी चाहिए in every aspect, the people should be treated equal. Article 15 talks about no discrimination on the basis of caste, race, religion. Article 16 talks about the equality of opportunity to all the citizens. Article 17 abolishes the untouchability completely, and Article 18 abolishes all the titles except military and academic। याद रखना है, academy में, एकेडमिक्स के अंदर हम लोग प्रोफेसर बोलते हैं, लेक्चरर बोलते हैं, दैट इज़ अलाउड। एंड मिलिट्री में आपको पता ही है, कर्नल वी हैव, लेफ्टिनेंट कर्नल वी हैव, तो वो अलाउड है। बाकी और कोई अपने नाम के आगे कोई और टाइटल हम नहीं लगा सकता, हटा दिए गए हैं, महाराजा, राजा, समथिंग लाइक दैट, दीज आर नॉट अलाउड। 14, 15, 16, 17 एंड 18, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट टू इक्वालिटी के लिए वो काम कर रहे हैं, ठीक है। इस चैप्टर को आपको बुक से भी रीड करना पड़ेगा। बेसिकली मैं आपको लर्निंग पार्ट बता सकता हूँ, जितना भी लर्निंग पार्ट आप कर सकते हैं इन नोट्स के थ्रू वो कर लीजिए, आपको इजी रहेगा। बट ओवरऑल एक और बुक भी पढ़िएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चंस कभी कभी नहीं आते हैं। आपको सिर्फ आर्टिकल्स के नाम याद करने हैं और वे बेसिकली कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना है, तो ये ज़रूरी है। पहले तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्रेमवर्क पूरा याद करना कि इंडियन जो फ्रेमवर्क है वो क्या है, कैसे हमने फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को अप्लाई किया हुआ है। तो चारों चीज़ें मिलकर प्रीएम्बल, बेसिक प्रीएम्बल जो है वो फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटी सब मिलकर क्या करते हैं, फ्रेमवर्क तैयार करते हैं ह्यूमन राइट्स का, जिसमें हमने प्रीएम्बल पढ़ लिया, फंडामेंटल राइट्स को स्टार्ट कर दिया है, सारे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स आपको बता दिए गए हैं। अब हम बात कर रहे हैं मेन फर्स्ट फंडामेंटल राइट, जो कि राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। फिर हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम की, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट टू फ्रीडम जो है वो बात करता है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 की। आर्टिकल 19 बात करता है प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट्स द काइंड्स ऑफ फ्रीडम्स, है ना, एंड साथ में बात करता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की भी, कि भाई जब हम ये बात कर रहे हैं कि हम सबको फ्रीडम दे रहे हैं तो साथ साथ कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी उनमें हम लगाते हैं। मतलब हर समय हमें कंप्लीट फ्रीडम मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, जैसे कि अभी आपने AI समिट में देखा जो यूथ कांग्रेस ने किया, वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर आता है कि भाई अगर आपको प्रोटेस्ट करनी भी है तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स या ऐसे प्लेसेस जहाँ पे इंटरनेशनल डिग्निटरीज आई हुई हैं वो आप लोगों के लिए एक राइट प्लेस नहीं है। तो आपको बुक में एक बॉक्स मिलेगा जिसमें आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मिलेंगी, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। उसमें भी हमें देखना है कि अगर कोई पब्लिक ऑर्डर निकला हुआ है तो वहाँ आप नहीं कर सकते हैं इस तरीके का, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 20 बात करता है ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क टू द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, तो इसमें पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमको समझना है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में राइट है ना। आर्टिकल 20 जो है वो पूरी तरीके से राइट्स ऑफ पर्सन्स एक्यूज्ड ऑफ क्राइम की बात करता है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई क्या क्या राइट्स एक एक्यूज्ड को दिए गए हैं। बेसिकली 5 जो राइट्स हैं वो बुक में आपको दिए गए हैं, उनको हमें समझना है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई क्या क्या एक पर्सन कर सकता है एंड क्या क्या उसको अलाउड नहीं है ना। आर्टिकल 20 प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन कैन बी कन्विक्टेड फॉर द कमीशन और ओमिशन ऑफ एन एक्ट दैट डज नॉट अमाउंट टू एन ऑफेंस by any law in the force at the time of such act. Article है ना। Secondly, Article 20 provides that any person who is convicted of a crime should not receive a penalty greater than what is provided in the law in force at time of the act of offense, है ना। ऐसे करके आपको 3rd, 4th एंड 5th भी दिए हुए हैं, तो वो आपको याद कर लेने हैं सिंगल लाइन में बुक में से लिख के। इसी में आपको एग्जाम्पल मिलेगा सेक्शन 33
377 का, जो कि सोडोमी लॉ के बारे में बात करता है। सोडोमी लॉ जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पेपर में डायरेक्टली आ गया तो आपको उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इट्स टॉक्स अबाउट दी होमोसेक्सुअलिटी एंड ऑल। उसके ऊपर बात की गई है कि कैसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगती हैं और कब वो हटाई जा सकती हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनीथिंग विच इज़ प्रोहिबिट्स प्रोहिबिट्स एप्लीकेशन ऑफ लॉ, तो वो किस पे बेस्ड करता है? वो रेट्रोस्पेक्टिवली और प्रोस्पेक्टिवली होता है, मतलब विद द कंसीडर ऑफ द पास्ट इवेंट्स की बेसिस से या तो आप किसी चीज़ों पर रोक लगाते हो या फिर फ्यूचर में कोई ये चीज़ ऐसी हो सकती है उसकी वजह से आप जो राइट टू फ्रीडम है उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो हमको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो राइट टू 21 जो है वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। मोस्ट फंडामेंटल राइट है ये, एप्लीकेबल टू बोथ द सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन के लिए काम करता है। आर्टिकल 21 है ना, सबसे ज़्यादा मोस्ट फंडामेंटल है ये हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स में। मतलब अगर कोई नॉन सिटीजन इंडिया में आके क्राइम करता है और उसको सज़ा दी जाती है तो उसको भी अपने आप को सिक्योर करने का राइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आर्टिकल 21A टॉक्स अबाउट द राइट टू एजुकेशन, फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 86th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दिया गया था, जिसमें RTE राइट टू एजुकेशन को लाया गया था। दैट इज 2009 के जितने भी चिल्ड्रंस हैं 6 to 14 ईयर्स के, दे विल बी गेटिंग व्हाट द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो वो समझने वाली बात है। RTE जो है वो भी एक बेसिक फंडामेंटल राइट बन गया है सिंस 2009, तो वो समझना है हमें। आर्टिकल 22 प्रोटेक्ट्स है ना, गिव द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, तो वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि भाई ना कैसे एक अरेस्टेड पर्सन को राइट्स मिलेंगे, कैसे उसको पूरी तरीके से सेफ रखा जाएगा, उसको कैसे कैसे किसी को डिटेन नहीं किया जा सकता विदाउट टेलिंग देम, वो सब हमें आर्टिकल 22 में मिलता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम बात करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की, जो कि आर्टिकल 23 और 24 में डिफाइन किया जाता है। आर्टिकल 23 डिफाइन करता है कि भाई प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन दी ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, जिसको हम बेगार बोलते हैं, वो सब प्रोहिबिशन है। आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, आप ना लोगों से विदाउट गिविंग दैम एडिक्वेट मनी आप उनसे काम नहीं करा सकते। सेम आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज, है ना, उसके बारे में बात करते हैं। पूरी तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग को ये क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किसी भी फॉर्म में ह्यूमन ट्रैफिकिंग परफॉर्म नहीं कर सकते, फोर्स लेबर नहीं करा सकते, फोर्स सेक्स वर्कर्स को नहीं रख सकते, फोर्स ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन नहीं करा सकते, फोर्स सैरोगेसी नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं आर्टिकल 23 एंड 24। देन कम्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25, 26, 27, 28 एंड 28 तक डिफाइंड होता है। आर्टिकल 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। मतलब एज नेम इंडिकेट कि आपको पूरी तरीके से राइट है कि आप कोई भी रिलीजन जो भी आपको सूट करता है उसको आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, है ना, आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं पूरी तरीके से। आर्टिकल 27 टॉक्स अबाउट फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ दी एनी पर्टिकुलर रिलीजन, के भाई आप पूरी तरीके से अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं, आपको उसके लिए कोई मना नहीं करेगा। आर्टिकल 28 फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट द रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और द रिलीजियस वर्शिप इन द सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, के भाई आपको है ना आप कर सकते हैं। दैट इज सिंपली अलाउड, बट हाँ गवर्नमेंट विल नॉट हेल्प इन दैट, बट आप अपना ट्रस्ट बना के एक बॉडी बनाकर ऐसा कर सकते हैं, एक ट्रस्ट बना सकते हैं एज अ बॉडी रजिस्टर्ड अंडर द ट्रस्ट Act 1882, now 1961, and is run on the basis of number, no profit and no loss concept का ट्रस्ट काम करता है। वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ वगैरह करा सकते हैं, उनको ये परमिशन मिल जाती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आर्टिकल 29, 30 में डिफाइंड होता है। आर्टिकल 29 डिफाइन करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ को, एंड आर्टिकल 30 डिफाइन करता है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को।
फिर आ जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो कि आर्टिकल 2032 में बताया मैंने आपको कि रेमेडीज़ फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट, एंड आर्टिकल 226 जो कि हाई कोर्ट्स कैसे, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स हैम्पर होते हैं तो हाई कोर्ट में हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं वो डिफाइन करता है। साथ में ये राइट हमें अलाउ करता है PILs फाइल करने के लिए, दैट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम सोशल एक्शन लिटिगेशन भी बोलते हैं। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आज की डेट में जब हम ये इंश्योर करते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स को और ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, तो कैसे किसी ह्यूमन राइट्स मिलेंगे, कैसे इंश्योर होगा कि किसी भी ह्यूमन के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई किसी भी तरीके की कोई एट्रोसिटी ना हो, तो वो PILs के थ्रू, मतलब जो जुडिशली एक्टिव पीपल हैं, दे यूज़ द टूल ऑफ PIL, जिससे कि वो फंडामेंटल राइट्स अगर कहीं हैम्पर हो रहे हैं तो उसको रिपोर्ट करते हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा फंडामेंटल राइट्स का डिटेल आपको समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे इंडिया में ह्यूमन राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए व्हाट हैज़ बीन ब्रॉट इनटू, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। टोटल हाउ मेनी आर देयर? 6 फंडामेंटल राइट्स आर देयर फ्रॉम 12 to 35। उनका ब्रेकिंग आपको बताया गया है, और ये बताया गया है कि कैसे ये जो डिफरेंट 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ऑलमोस्ट हर तरीके के जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं उनको क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पार्ट इज ऑफ कोर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो कि पार्ट 4 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, एंड दे गोज फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51। दे आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्नेंस, है ना, एंड डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज बेसिकली, है ना। तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हमने लास्ट चैप्टर में भी इनके बारे में पढ़ा था कि कैसे हम फॉरेन रिलेशंस वगैरह आज की डेट में स्टैब्लिश कर पा रहे हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में वो डिफाइन किया गया है। इट इज अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज एंड पॉलिसीज ऑन द सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। दीज प्रिंसिपल्स आर लार्जली ऑफ द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स। द प्रोविजंस ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोड ऑफ लॉ, बट दे प्रोवाइड गाइडेंस in carrying out and drafting laws and policies regarding the human and social development। तो ये समझने वाली बात है कि बहुत सारे फीचर्स आपको बुक में से मिल जाएंगे, और कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी लिखे हुए हैं, जिसमें राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, वो आपको बुक में से मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट टाइम पे बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को रेज कर देता है टू द लेवल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें कौन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है? द डिफरेंट जुडिशियल एक्टिविस्ट पीपल जो हैं, जिसमें मोहिनी जैन केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, एंड ओल्गा टैलिस एंड ओर्सिस वर्सेस द बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन केस। ये कुछ ऐसे केसेस हैं जिन्होंने कुछ जिन्होंने कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, जैसे राइट टू एजुकेशन को एलिवेट किया टू द फंडामेंटल राइट्स में। एंड द सेम इज विद अनदर केस, जिसमें ये इंश्योर किया गया कि भाई जो पर्सन्स हैं दे हैव द राइट टू लाइफ, और उसको फंडामेंटल राइट्स तक एलिवेट किया गया। तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द फंडामेंटल ड्यूटीज का टॉपिक हमें समझना है, जो कि पार्ट 4 सबसेक्शन ए में है। आर्टिकल 51 सबसेक्शन ए में इसको ऐड किया गया है। इट टॉक्स अबाउट दी सर्टेन कंडक्ट्स एंड द बिहेवियर, है ना, एंड विच आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑल द सिटीजन्स। के भाई हमें ना, अगर हम कोई चीज़ क्लेम करना चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हमें राइट्स मिले, हमें है ना, हमारी गवर्नमेंट हमें टेक केयर करे, तो हमें भी कुछ गवर्नमेंट के लिए करना पड़ेगा। रिस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशंस की, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम की चेरिश करना पड़ेगा, चेरिशिंग एंड द फॉलोइंग द नोबल आइडियल्स ऑफ द नेशनल स्ट्रगल। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलपिंग द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, सेफगार्डिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एडजर्निंग द वायलेंस। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें खुद करनी पड़ेंगी ताकि हमारा देश भी हमारे लिए वो चीज़ कर सके। तो कुल मिला के देखिए, समझने वाली बात यह है कि चैप्टर बहुत ईजी था, और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है इस चैप्टर में। एक तो आपको सबसे पहले ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं उनके बारे में अच्छे से समझ लेना है। ह्यूमन राइट्स का स्टार्टिंग कैसे हुआ वो आपको बताया गया, ठीक है। फिर इंडिया में किस तरीके से ह्यूमन राइट्स को इनकलकेट किया गया है। तो हमारे प्रीएम्बल में, फंडामेंटल राइट्स में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, सब में हमने ह्यूमन राइट्स को इनकलकेट किया है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन राइट्स कहीं अलग से नहीं लिखे जाते। दे आर नॉट गिवन बाय एनी गवर्नमेंट स्पेसिफिकली, दे आर इनकलकेटेड इन देयर वर्क, इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, इन डिफरेंट वेज। तो हमारे यहाँ वो 4 तरीके से इनकलकेट किए गए हैं। तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आर्टिकल्स सारे लिखे गए हैं इसमें, आप वीडियो को ढंग से देखेंगे
तो आपको सारे आर्टिकल्स याद करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, बहुत जल्दी हम लोग 5B के साथ बढ़ेंगे। स्पीड मुझे थोड़ी सी अपनी ज़्यादा रखनी पड़ती है क्योंकि लॉन्ग चैप्टर्स हैं, हमको कवर करने हैं। एक ओवरव्यू आपको देना मेरा काम है कि भाई आप पेपर से पहले थोड़ा सा रेडी हो जाए, अपने आप को रिवाइज़ करा पाएँ अच्छे से। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में लिखिए और डिस्कस करिए। जो भी कुछ सपोर्ट आपको चाहिए, कोई और आपको हेल्प चाहिए रिगार्डिंग लीगल स्टडीज़, यू कैन राइट इन दी कमेंट एंड फील कंफर्टेबल। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, समझिए एंड डू लाइक द वीडियो, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट डन टिल नाउ। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और डू नॉट फॉरगेट टू रीड NCERT वंस। थैंक यू।